हेलो ऑल, वेलकम टू तरुणा पब्लिकेशंस। आज की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस लाइव क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट के 2020 इम्पोर्टेंट कैप्सूल्स। तो जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन हैं, जल्दी से हमारी क्लास के साथ कनेक्ट हो जाइए और इस लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए जो आपके साथी तैयारी करने वाले हैं उनके साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। मैं यहाँ ऑप्शंस दूंगी आपको हर क्वेश्चन बोलने के बाद में, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं, अपने आंसर्स जो हैं वो साथ साथ देते जाएं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है? न्यूटन किसका मात्रक है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास बल, ऊर्जा, दूरी, विस्थापन। देखिए, आपको पता है बल का सूत्र क्या होता है। मैंने बताया था पहले वीडियो में कि बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। बल को यहाँ पे F से लिख सकते हैं, द्रव्यमान को यहाँ पे M से लिख सकते हैं और त्वरण को यहाँ पे A से लिख सकते हैं। फादर इज इक्वल टू माँ, फादर बराबर माँ, इससे मैंने याद करवाया था इसको। देखो, अब यहाँ जो M है यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपको पता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और आगे क्या है? त्वरण। त्वरण का मात्रक आपको पता है, मैंने बताया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो यहाँ पे बल का मात्रक यानी F का मात्रक क्या आ गया? किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपके पास बल का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन आ गया। यहाँ पे ये जो न्यूटन नाम है ये सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के नाम पर ये नाम न्यूटन रखा गया है। यहाँ पे साथ साथ में नोट करते जाएं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, ओके। सर आइजैक न्यूटन के नाम पे न्यूटन नाम रखा गया। अब बात करते हैं ये न्यूटन कौन सा मात्रक है? तो ये ऐसा ही मात्रक है, बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो बल है उसका सीजीएस पद्धति में मात्रक कौन सा है? सीजीएस पद्धति में मात्रक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। और जो एक डाइन है, एक डाइन बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डाइन किसके बराबर होता है? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रख लेंगे। दोबारा मैं बता रही हूँ, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। आप लोगों के भी बिल्कुल सही, सभी के जवाब सही आ रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले 3 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। देखो 15 सेकंड ये, सॉरी 15 मीटर है क्या? 15 मीटर ये और 20 मीटर ये, कितने हो गए? 35 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी तय की? 35 मीटर दूरी उस वस्तु ने तय की। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या है? देखो, पहले कार्य के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। कार्य का सूत्र आपको पता होना चाहिए। कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा में विस्थापन। साथ साथ नोट कर लीजिए, मैं दोबारा बोल रही हूँ, बल गुणा में विस्थापन। कार्य को लिखते हैं W से, बल को F से और विस्थापन को D से, या फिर विस्थापन को आप ऐसे भी लिख सकते हो S से भी। W यानी वर्क, F यानी फोर्स, D यानी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। देखो, जो बल है, बल का मात्रक अभी आपने पढ़ा था, क्या होता है? न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक आपको पता है क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन गुणा मीटर किसका मात्रक हो गया? W यानी कि कार्य का। न्यूटन गुणा मीटर, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। ये जो न्यूटन गुणा मीटर है ना, इसको हम जूल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जूल भी लिख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि जूल भी किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। ठीक है, याद रख लेंगे।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? जो मूल बल है उनमें से सबसे दुर्बल बल कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए मूल बल कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल बल जो है वो 4 प्रकार के हैं। मूल बल जो है वो 4 प्रकार के हैं, जिसमें से एक है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। देखो एक ही क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, इसलिए मैं ये टेस्ट सीरीज लेके आती हूँ आपकी। ठीक है, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल। चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। ये 4 जो बल हैं वो मूल बल होते हैं, और इनमें से जो सबसे दुर्बल बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वीय बल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। आप लोगों के भी हाँ जी सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। कोई डाउट तो नहीं है? ओके सर, हाँ एक बार कमेंट करके बता दीजिए कोई डाउट तो नहीं है। ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तरंग के प्रकार हैं, तरंग के प्रकार हैं, कितने प्रकार होते हैं तरंग के? तो प्रमुखतः तरंग के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। तरंग, अच्छा तरंग का अर्थ पूछ रहे हैं। तरंग का अर्थ होता है वेव, वेव यानी कि जिनमें कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है, जिनमें कण दोलन करते हैं। कंपन हो जो कण है वो दोलन करे, वो कहलाती है वेव यानी कि तरंग। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? चलिए, तो मैं बता रही थी कि तरंग के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार तरंग के होते हैं, जिसमें पहला होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये दोनों नाम आपको यहाँ दे रखे हैं, मतलब कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। इसमें यांत्रिक तरंग भी सम्मिलित है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी सम्मिलित है। अब देखिए, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि यांत्रिक तरंगे कौन सी होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है। देखो, जो यांत्रिक तरंग है ना, उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, तभी ये तरंगे चल पाती हैं। माध्यम का मतलब किससे समझेंगे आप? चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई क्या है? माध्यम होना चाहिए। तो माध्यम जरूरी होता है यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए। तो ये यांत्रिक तरंगे होती है। इसके थोड़े से एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल देख लीजिए जो यांत्रिक तरंगे हैं उनके। जैसे ध्वनि है सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, ध्वनि है। इसके अलावा जो पराश्रव्य तरंगे हैं, कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे, जिनको अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। इसके अलावा क्या है? पराध्वनिक तरंगे हैं, पराध्वनिक तरंगे हैं। पराध्वनिक तरंगे यानी इनको क्या कहते हैं? सुपरसोनिक वेव। तो ध्वनि तरंगे हो गई, अल्ट्रासोनिक वेव हो गई, सुपरसोनिक वेव हो गई। और जो जल की सतह पे तरंगे उठती है ना, वो भी यांत्रिक तरंगों के अंदर ही आती है। जल की सतह पे उठने वाली जो तरंगे हैं वो भी यांत्रिक तरंगों में आती है, ध्यान रख लेना आप। तो ये हो गई यांत्रिक तरंगे। इसके अलावा बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो ये ऐसी तरंगे होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम नहीं भी हो तो भी ये चलेंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताओ इसके। हाँ, एग्जाम्पल बता ही दिए आपने। प्रकाश, लाइट, वेरी गुड। और बताइए, एक्स किरणें जो है हमारी, गामा किरणें जो हैं, और रेडियो तरंगे भी इसका प्रमुख एग्जाम्पल है, ठीक है, रेडियो तरंगे। ओके, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हो गए। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, तो साथ में नोट कर लेना आप लोग। साथ में कॉपी पेन रखा करो ताकि साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, प्रकाश के किसी सतह से टकराकर वापस आने की घटना कहलाती है। ऑप्शंस दे रखे हैं, अपवर्तन, विचलन, परावर्तन, विवर्तन।
क्या बोल रहा है ये, देखो ये कोई सतह मान लो, ये क्या मान लो, कोई भी सतह है, ठीक है। ये मानो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण यहाँ पे टकराई और वापस उसी माध्यम के अंदर लौट गई। तो जो आने वाली किरण होता है, आपको पता है, उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये यहाँ पे आ रही है सतह पे। वापस जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और इनके मध्य ये होता है नॉर्मल यानी कि अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल को यहाँ पे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी घटना जिसके अंदर कोई प्रकाश की किरण आए और वो सतह पे टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। पूरा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक जो है प्रकाश का, वो हम जो हमारा क्लास 10th का प्रकाश वाला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका पूरा अध्ययन करने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, देखो, जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, ठीक है। तो हमें पता है कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। देखिए, थोड़ी सी बात विद्युत आवेश की भी कर लेते हैं। देखो, 600 ईस्वी पूर्व एक वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। उन वैज्ञानिक ने क्या किया कि दो पदार्थों को रगड़ा। किसको रगड़ा? दो पदार्थों को आपस में रब किया। तो उनको पता चला कि जो एक दूसरे के इन पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गए वो एक दूसरे में। इस वजह से क्या हुआ कि पदार्थों में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया कि उससे जो पदार्थ हैं वो आपस में या तो आकर्षित होने लगे या फिर प्रतिकर्षित होने लगे। तो पदार्थों के इस गुण को वैज्ञानिक थेल्स ने क्या कहा? आवेश कहा। क्या कहा? आवेश कहा, यानी कि विद्युत आवेश, ठीक है। यहाँ से विद्युत आवेश की हमें परिभाषा मिल गई। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन वैज्ञानिक ने पूर्णतः आवेश को बताया। पूर्णतः आवेश को बताया। थेल्स जो बातें बता नहीं पाए थे आवेश के बारे में, वो बातें किसने बताई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आके बताई। और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? आवेश के दो प्रकार भी बताए। इन्होंने क्या बताए? आवेश के दो प्रकार बताए कि आवेश दो प्रकार के हैं, एक तो पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश। पॉजिटिव को इन्होंने धनात्मक कहा और जो नेगेटिव आवेश है उसको इन्होंने ऋणात्मक कहा। तो आवेश दो प्रकार के हो गए, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। किसने बताए? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए। आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया? वैज्ञानिक थेल्स ने बताया। ये बातें याद रख लेंगे। हाँ, ओके, मैं ये भी बता देती हूँ, जो धनात्मक आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो ऋणात्मक आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपेल करते हैं। तो ये बातें विद्युत आवेश से जुड़ी हुई याद रख लेंगे, साथ साथ में नोट भी कर लिया करें। ओके, आगे चलते हैं। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ये जो विद्युत आवेश हमने पढ़ा, जब ये गतिशील हो, गति अवस्था में हो, तो ये क्या करता है? ऑप्शंस दिए हैं, पहले ऑप्शंस देखिए। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ध्वनि तरंगी उत्पन्न करता है, प्रकाश तरंगी उत्पन्न करता है, या ऊष्मा तरंगी उत्पन्न करता है? बताइए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही है इसमें। तो गतिशील जो विद्युत आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखिए, जो विद्युत आवेश है इस पर मानसी मैम का लेक्चर आया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो लेक्चर आप जरूर लीजिए, आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे उस सिर्फ एक वीडियो से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं यहाँ पे।
ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो जम जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, पानी जम जाएगा यानी कि पानी बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे एकदम सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक परमाणु गैस है। एक परमाणु गैस का मतलब क्या होता है, अक्रिय गैस कोई बोल रहा है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अक्रिय गैस जिसको आप नोबेल गैस भी बोलते हो, नोबल गैस भी बोला जाता है इसको, और इसी का नाम होता है उत्कृष्ट गैस। ठीक है, उत्कृष्ट गैस। तीनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन, नियोन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। आपको पता है नियोन एक नोबल गैस होती है, यानी कि एक परमाणु गैस होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। देखो और भी कई अक्रिय गैसें होती है, बात करते हैं अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस होती क्या है, पहले ये देख लीजिए, कईयों को ये भी नहीं पता कि उत्कृष्ट गैस क्या होती है। तो वे गैसें जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती। किसमें, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं, नहीं लेती हैं, ये क्या कहलाती हैं, अक्रिय गैसें या नोबल गैसें कहलाती हैं। इनके और भी एग्जाम्पल्स है जो इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, नोट कर लेना आप। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, साथ साथ लिखते जाएं, जिनोन, रेडोन, ये गैसें हैं। ये गैसें कौन सी हैं, नोबल गैसें हैं। दोबारा नाम पढ़िए, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। इनकी खास बात क्या होती है, देखिए ये गैसें जो हैं वो रंगहीन होती हैं, कोई भी रंग नहीं होता इनमें, स्वादहीन होती हैं, कोई भी स्वाद नहीं होता इनमें, और गंधहीन होती है, कोई भी गंध नहीं होती इनमें। ठीक है, गंधहीन होती है। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, एक बार ओके बोल दीजिए, कनेक्शन इज ओके। ठीक है, तो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती है ये गैसें, ये इनकी खासियत होती है। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें सही है, नियोन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां कहलाती हैं, क्षैतिज जो पंक्तियां हैं, इस तरह से जो पंक्तियां हैं वो क्या कहलाती हैं, ये पंक्तियां कहलाती है आवर्त। क्या कहलाती है, आवर्त। और जो इस तरह से पंक्तियां हैं वो कहलाती है वर्ग। क्या कहलाती है, वर्ग। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, आवर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होता है। भौतिक परिवर्तन, आपको मैंने भौतिक परिवर्तन पहले भी बताया था, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि उसमें जो अभिकारक है, अभिकारक यानी कि क्रियाकारक, ये बदलता है उत्पाद में। ठीक है, उत्पाद में, और उत्पाद वापस किस में बदल सकता है, अभिकारक में। किस में बदल सकता है, अभिकारक में। मतलब यहाँ जो अभिक्रिया हुई है वो कौन सी अभिक्रिया हुई है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदल गया और उत्पाद वापस अभिकारक में बदल गया, वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल दिया था पानी का और बर्फ का। पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ वापस पानी बन सकती है, ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। आपके आंसर्स भी सही आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 13, सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। देखिए सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। पहले सूत्र की बात करते हैं। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मैं बता देती हूँ। CH3COOH, CH3COOH ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, जिसको एथेनोइक अम्ल,
क्या नाम है, मैं नाम लिख के दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे साथ में नोट कर लेना आप। एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ये इसका IUPAC नाम है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH, यानी कि एथेनोइक अम्ल ये एक कार्बनिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, और ये इसका IUPAC नाम है। देखो, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, इसीलिए सिरके के जो गंध होती है सिरके की, वो बहुत तीखी होती है। क्या होती है, बहुत तीखी होती है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इसके गुण, तीखी खुशबू, तीखी गंध होती है, और जो स्वाद होता है वो खट्टा स्वाद होता है। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग साथ साथ में नोट कर लें। जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो सभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो एक क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, आपको इससे जुड़े हुए जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी साथ साथ में सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु है, SI Fe Al Cu, कौन सी सही है, एल्यूमिनियम। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन उपस्थित होते हैं किस रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, या कोयले के रूप में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के रूप में कार्बन वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है इनमें से। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है, फिर भी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सही से याद रखो इसको। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा है, ओके, मैथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, तो कौन सी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। कौन सी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, याद रख लेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवन कहा जा सकता है अमूर्त है। अमूर्त मतलब देखो, एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। अमूर्त, ठीक है, मूर्त तो वो होता है जो आपके सामने हो, आप सिर्फ उसके बारे में तभी सोच सको। अमूर्त होता है जिसको आप नहीं भी देखो, जो आपके सामने नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में सोच सकते हो, तो आपको पता है आप जीवन के बारे में सोच सकते हैं, यानी जीवन क्या है, अमूर्त है। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य की जैविक दशा है। जैविक दशा बिल्कुल सही है। वह शब्द जो सजीवों और निर्जीवों को पृथक करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सारे सही हैं, उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसके ऊपर, ल्यूवेनहोक ने देखा था सबसे पहले जीवित कोशिका को, ल्यूवेनहोक सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में उपस्थित लार ग्रंथि नहीं है। ये नहीं वर्ड देखना कई बार बच्चे भूल जाते हैं, ये नहीं देख लिया करो, इसके कारण क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, ए ऑप्शन देखिए, पैरोडिट ग्रंथि, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन होता है। ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए और बी दोनों। तो सही ऑप्शन इसमें बी होगा। देखो, कई लोग ए और बी दोनों बताएंगे, लेकिन जो प्रोटीन है वो तब काम आता है जब जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो नई कोशिकाओं को बिल्ड करने में काम आता है प्रोटीन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ईंधन के रूप में काम करता है, कोशिकाओं को ईंधन पहुंचाता है, ईंधन का निर्माण करता है, जो कि क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। किसके लिए,
ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। तो ऊर्जा उत्पादन किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है। तो इसमें ऑप्शन बी ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसे आए ऑप्शन में सिर्फ अकेला कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया हुआ हो और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट साथ में दिए हुए हों, तब आप फिर ऐसे कर सकते हैं कि उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें यहाँ पे बी चूज़ करना है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार हमने आज की इस लाइव क्लास में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और इन 20 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन में हमने 4-4, 5-5 क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया है। तो आप ये मानिए कि 100 क्वेश्चन आपके एक वीडियो में तैयार हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन में ही बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करवा देती हूँ। तो हमारी जो क्लासेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो भी सफल हो और ज़्यादा मेहनत करें हम आप सभी के लिए। तो वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक भी कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर बोल रही हूँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। धन्यवाद।